गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख रहे थे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेक्स्ट और लास्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपनी बच गई वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। डेफिनेशन यहाँ क्लियरली लिखा है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, यानी एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ए और बी, तो ए और बी के बीच में अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक ना, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। और यहाँ पे अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान ले कि B जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, या B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है, तो होगा क्या कि B इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या हुआ कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम बी के पास रहेंगे और ए के पास ये कुछ समय के लिए ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझें इसको, जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो HCl जो है इसमें H और Cl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है और शेयरिंग इक्वल हुई है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया। तो दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और आपस में शेयरिंग से एक बॉन्ड बना जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर से एक बॉन्ड बना है इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर शेयरिंग इक्वल है, ठीक ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन का अगर इक्वल शेयरिंग है तो ना तो किसी पे पार्शियल प्लस आना चाहिए, ना तो किसी पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ना तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे पार्शियल माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे ये दो इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम किसके पास है? Cl के पास है, और कुछ समय के लिए ही किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। तो इसीलिए इस पे पार्शियल माइनस आ गया और इस पे पार्शियल प्लस आ गया। अगर ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंट अपनी तरफ खींच ले तो ऐसे केस में यहाँ से आपके पास कंप्लीट H प्लस और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl माइनस। तो इस पे पूरा प्लस आ जाएगा और इस पे पूरा चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस, ठीक ना, कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है वो पार्शियल प्लस है और यहाँ पे क्या है अपने पास? पार्शियल माइनस। तो इसका मतलब कि क्लोरीन जो है इसको कंप्लीटली अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, इसको ये पार्शियली अपनी तरफ खींच रहा है। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डेफिनेशन क्लियर है, बिल्कुल सामने लिखी है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाय, ये जो सिंबल है इसको CHI, इसको चाय से डिनोट करते हैं हम लोग, या फिर सिंपली यहाँ पे हम लोग इसको X पे लिख सकते हैं ना, चाय, या फिर सिंपली क्या लिख सकते हैं हम लोग? X। तो इस सिंबल से इसको यहाँ पे डिनोट किया जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें मिलता क्या है? ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किसी बॉन्ड में पोलैरिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ मेजर ऑफ पोलैरिटी। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ पोलैरिटी इन अ बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में ये पोलैरिटी का को मेजर करता है। जैसे अगर यहाँ पे H2 होता, ठीक, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है। अगर यहाँ पे अपने पास Cl2 होता तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर, यहाँ भी कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे H और Cl है तो ऐसे केस में दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग अलग है, या इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग है। तो ऐसे केस में
एक एटम पे पार्शियल माइनस आएगा, एक एटम पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल प्लस। तो यहाँ बॉन्ड के अंदर एक पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, या बॉन्ड जो है आपका ये पोलर हो रहा है। पोलर मतलब कि दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, प्लस पोल और माइनस पोल। तो यहाँ पे एक प्लस पोल आ गया और एक माइनस पोल आ गया, तो बॉन्ड में एक पोलैरिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये बॉन्ड में पोलैरिटी को मेजर करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स दिए गए, उन स्केल्स के हेल्प से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को मेजर करते हैं। जो एक्सेप्टेड स्केल है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, वो है अपना पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल के अलावा दो और स्केल है, मुल्किन स्केल और ऑलरेड-रॉशाउ स्केल। तो इन दोनों स्केल्स की बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहला है आपका पॉलिंग स्केल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट है इसमें मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स दिए गए। इसमें जो सबसे पहला स्केल है आपका वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल जो है ये बॉन्ड एनर्जीज पे बेस्ड होता है। बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी है उस कैलकुलेशन से, बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, तो पॉलिंग स्केल जो है सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। कोई आपसे पूछ ले कि पॉलिंग स्केल किस चीज़ पे बेस्ड है, या यहाँ पे पैरामीटर क्या लिया है मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है आपका वो है बॉन्ड एनर्जी। अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला भी है, तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो पॉलिंग स्केल का फार्मूला है वो क्या है कि अगर मान लो कोई बॉन्ड है आपका ए बी, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, और एक्स ए जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, और एक्स बी जो है ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है। ठीक, तो पॉलिंग ने ये बोला था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्स बी माइनस एक्स ए। अच्छा, इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब कि बड़े में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एक्स बी बड़ा है तो एक्स बी माइनस एक्स ए, और अगर एक्स ए बड़ा है तो एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक, तो एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा नॉट। यहाँ पे जो डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। तो डेल्टा नॉट को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा नॉट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा नॉट को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, इट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्सपेरिमेंटल माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि ये जो डेल्टा नॉट है, तो डेल्टा नॉट जो है ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्सपेरिमेंटल माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब कि जो हम लोग कैलकुलेशन से हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल मतलब कि जो लैब से आपको मिलता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली जो आपका एरर है। ठीक, बॉन्ड एनर्जी ए बी का जब आपने कैलकुलेट किया तो जो एरर आपको मिल रहा है, एरर मतलब क्या हुआ कि एक तो आपका हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, इसका मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है यानी मैग्नीट्यूड। तो ये आपका एक तरह से एरर हो गया, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी में जो एरर है इसको नाम क्या दिया गया है, रेजोनेंस एनर्जी। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी है जो एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल तो आपको लैब से मिलेगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका भी एक फार्मूला है। इसका फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल जो है इट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल, इट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ
बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। इस तरह से ए बी थ्योरेटिकल यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक। अच्छा, ज्योमेट्रिकल मीन क्या चीज़ है? जैसे आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी, तो अपने पास जैसे दो नंबर है ए और बी, तो ए और बी का अगर हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। इसी तरह से एक ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपका? तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ये होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो पॉलिंग ने ये बोला था कि जैसे मान लो HCl, ठीक, तो HCl में H कहाँ से आया है? तो H आया है आपका H2 से, और Cl कहाँ से आया है? तो Cl जो है आया है आपका Cl2 से। इसकी बॉन्ड एनर्जी मान लिया A है और इसकी बॉन्ड एनर्जी मान लिया B है, तो उसने ये बोला कि HCl की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो AB का ज्योमेट्रिकल मीन होगा, ठीक, अर्थमेटिक मीन नहीं। कौन सा मीन इसने बताया? ज्योमेट्रिकल मीन। तो HCl की जो बॉन्ड एनर्जी होगी ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B। तो यहाँ भी अपने पास जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB थ्योरेटिकल है, ये आपके पास हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। तो यहाँ से हम लोग, अगर आपको AA BB ये डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो डेल्टा नॉट पता चल जाएगा, और डेल्टा नॉट अगर पता चल गया तो XB और XA के बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे ये है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B given that bond energy of AB is equal to 76 kilocalorie per mole, bond energy of AA equal to 64 kilocalorie per mole, bond energy of BB equal to 81 kilocalorie per mole, और bond energy XA equal to 3.0, also given XA is greater than XB, तो XA is greater than XB। तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, आपको B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे अपने को दिया क्या है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, ठीक ना, इक्वल टू 76 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB जो है आपका, ये क्योंकि ये गिवन है तो ये एक्सपेरिमेंटल ही मान के चलना है, ठीक। अगर आपको बोलता है कि भाई कोई बॉन्ड एनर्जी है 76 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे हम कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल नहीं है। कोई भी बॉन्ड एनर्जी दी जाएगी तो वो एक्सपेरिमेंटल ही माननी है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB कितनी दी हुई है? 76, तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया अपना, ठीक। इसी तरह से AA कितना दिया हुआ है? 64, BB कितना दिया हुआ है? 81, XA जो है आपका 3.0, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है XA इज ग्रेटर देन XB, यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आता है कि XA अगर 3.0 है तो अपना जो आंसर है वो 3.0 से कम ही आना चाहिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉलिंग का जो फॉर्मूला है, तो पॉलिंग का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था हमने, XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 रूट ऑफ डेल्टा नॉट, ठीक। अच्छा, डेल्टा नॉट का फॉर्मूला क्या था? मॉडुलस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB एक्सपेरिमेंटल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 76, ठीक, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB थ्योरेटिकल। अच्छा, यहाँ पे अपने पास जो बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB थ्योरेटिकल है, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग निकालेंगे अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, ठीक। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB, तो ये दोनों वैल्यूज भी दी हुई है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो बॉन्ड
एनर्जी ऑफ ए बी थ्योरेटिकल है, ये अपने पास आ जाएगा, ये आपको दिया हुआ है 64 और ये दिया हुआ है 81, तो रूट 64 कितना हो गया 8 और रूट 81 कितना हो गया 9, 8 9 जा 72, तो ये 72 किलो कैलोरी पर मोल हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, तो ये अपने को कितना मिल गया 72 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा 72 को अब यहाँ पे रखेंगे तो डेल्टा नॉट निकल जाएगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ इसको लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा नॉट जो है इट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्सपेरिमेंटल, तो ए बी एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हुआ है आपको 76, तो ये हो गया 76 माइनस यहाँ से वैल्यू कितनी आई 72, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास 4, डेल्टा नॉट की वैल्यू 4 आ गई, 4 को यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो 4 को यहाँ पुट करेंगे तो रूट 4 कितना हो गया 2, तो यहाँ से देखो एक्स ए माइनस एक्स बी जो है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल टू 0.208, तो 0.208 रूट ऑफ 4, तो रूट ऑफ 4 को डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एक्स से कितना दिया हुआ है आपको, एक्स से दिया हुआ है 3, ठीक, तो यहाँ से मेरे पास 3.0 माइनस एक्स बी इक्वल टू ये आ जाएगा 0.516, ठीक, तो एक्स बी जो है अब इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो एक्स बी इक्वल टू इसको उधर ले गए इसको उधर ले आए, तो 3.0 माइनस 0.516, तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास कितनी आ जाएगी 2.484, ठीक, तो 2.484, तो यहाँ से एक्स बी जो है आपको ये 2.484 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एक्स बी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही काम पॉलिंग ने भी किया। अब इस क्वेश्चन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए हमें बॉन्ड एनर्जीज का डेटा पता होना चाहिए। अगर बॉन्ड एनर्जीज का डेटा पता है तो ऐसे केस में हम लोग किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉलिंग ने डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड किया। इसमें से कुछ वैल्यूज़ को हमें याद भी करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स के, और इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन पॉलिंग स्केल, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये डेटा हमें आगे चल के काम भी आता है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा है वो लिख रहा हूँ। मेथड समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड कैसे किया गया है। इसमें बॉन्ड एनर्जीज का हेल्प यहाँ पे लिया गया है। डिफरेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी मेजर की गई, उसको इस फॉर्मूले में पुट किया गया, और इस फॉर्मूले में पुट करने से डिफरेंट एलिमेंट्स का आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिला। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट डेटा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू बी रिमेंबर्ड। तो सम इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा, ठीक ना, ऑफ टू बी रिमेंबर्ड। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको याद करना है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन की होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, फ्लोरीन की है। और पॉलिंग स्केल में इसकी जो वैल्यू है ये 4.0 है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। कैसे है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। फ्लोरीन के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ये आपका ऑक्सीजन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। ये डेटा हमें याद होना चाहिए क्योंकि ये जो डेटा है ये हमें एज इट इज़ क्वेश्चंस में यूज़ करना होगा। तो कुछ डेटा हमें याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना हो गया 3.5। नाइट्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.01। अच्छा, इसके बाद जो आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.85। इसके बाद जो आपका आयोडीन है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.55। इसके बाद आपका हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1।
फॉस्फोरस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.18, और लास्ट है सल्फर, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.58। तो देखो ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ कुछ गिने चुने एलिमेंट्स लिखे हैं, और इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे पूछ लें आपसे कार्बन, ठीक ना, एक एलिमेंट यहाँ कार्बन भी रह गया, तो कार्बन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 2.5, ठीक। तो जैसे कोई पूछ ले फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बताएंगे, 4, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन 3.01, आयोडीन 2.55, ब्रोमीन 2.85। तो ये डेटा आपको याद होने चाहिए, इसका यूज़ होता है आगे चल के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये कहानी थी पॉलिंग स्केल की। पॉलिंग स्केल के बाद, पॉलिंग स्केल से पहले एक स्केल यूज़ होता था जिसका नाम था मुल्कन स्केल। मुल्कन स्केल वैसे तो रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन मुल्कन स्केल के हेल्प से पॉलिंग स्केल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए मुल्कन स्केल अभी भी पढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट जो है, सेकंड जो आपका स्केल है वो है मुल्कन स्केल। अब इसको समझते हैं, इससे जो पॉलिंग स्केल है वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है। तो सेकंड है आपका मुल्कन स्केल। तो मुल्कन स्केल जो है, तो इसमें एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मुल्कन। तो मुल्कन ने ये बताया था कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो उस एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होगा। तो इन दिस स्केल, इस स्केल में उसने बोला इन दिस स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, किसी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थमेटिक मीन होगा। तो ऑफ एन एटम इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव किया जाए तो जो एनर्जी उसको दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीज़ थी कि जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एंटर करवाएंगे तो जो एनर्जी उसमें से रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी नेगेटिव वैल्यू क्या थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे उसने बोला देखो मुल्कन स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी और उस एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसका एवरेज, इसका क्या लेना है आपको, एवरेज। तो यहाँ से अपने को मुल्कन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मिल जाती है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मस्ट बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही होना चाहिए, ये नहीं कि जूल में ले लिया या कैलोरी में ले लिया, तो उसमें फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे IE और EA किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही होना चाहिए, ठीक। अब देखो ये स्केल तो यूज़ नहीं करते, लेकिन इस स्केल को यूज़ करने से एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाता है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि ये मिटा रहे हैं इसको, कि मुल्कन स्केल में आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है ये पॉलिंग स्केल से लगभग 2.8 टाइम्स ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे देखो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मुल्कन स्केल, तो मुल्कन स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज अबाउट 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल से लगभग 2.8 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू किस में मिलती है आपको, मुल्कन स्केल में। तो यहाँ से एक रिलेशन अपने पास बनता है कि XP जो है XP इक्वल टू XM। XP क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल। XM क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मुल्कन स्केल।
इसमें बड़ी वैल्यू किसकी है, मुल्किन स्केल की, और कितनी बड़ी है, लगभग 2.8। तो इसको 2.8 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है XP इक्वल टू XM डिवाइडेड बाई 2.8। जो है इसका फॉर्मूला क्या है, IE प्लस EA बाई 2। तो यहाँ पे जो अपने पास XM है इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि जो XP है, XP इक्वल टू XM, तो XM इक्वल टू IE प्लस EA बाई 2। तो यहाँ पे अपने पास IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे अपने पास 2.8। तो XP इक्वल टू IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 5.6। तो आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया। इससे पहले हमने देखा था कि ठीक ना, इससे पहले हमने ये देखा था कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आपके पास था, ठीक, एक बहुत ही ठीक ना कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला था जिसमें डेल्टा नॉट था, बाउंड एनर्जीज थे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे अपने पास जो नया फॉर्मूला बना है इसमें हमें दिख रहा है कि काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, IE प्लस EA बाई 5.6। अगर आपको उस एटम का IE पता है, ठीक ना, उस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी पता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता है, तो इन दोनों को सम करके उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5.6 से। तो यहाँ पे आपको सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी इन पॉलिंग स्केल। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग उसको चैट सेक्शन में लिख सकते हो, तो यहाँ पे उसको क्लियर कर देंगे। ठीक, यहाँ पे लोगों के जो आंसर आए थे वो सबके आंसर लगभग सही आए हैं, 2.584। तो आंसर जो है आपके सही है। आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि वो इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दे देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते ही ये समझ में आना चाहिए कि जो एक्सेप्टेड स्केल है वो कौन सा है, पॉलिंग स्केल। यानी कि पॉलिंग स्केल में आपसे डेटा पूछा गया है। तो XP का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इट इज इक्वल टू IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 5.6। उन दोनों को जोड़ के उसको 5.6 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपको पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधा ही मिल जाएगा। अब इसमें एक और स्केल देखने जा रहे हैं जिससे पॉलिंग स्केल को और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड स्केल जो है ये है आपका ऑलरेड रॉशाउ स्केल। यहाँ पे दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है ऑलरेड, दूसरे का नाम है रॉशाउ, और दोनों ने मिलकर एक स्केल बनाया। और उस स्केल में ये देखा गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों को नेक्स्ट स्केल में देखेंगे। तो जो नेक्स्ट स्केल है आपका ये है ऑलरेड रॉशाउ स्केल। तो ऑलरेड रॉशाउ स्केल, तो ऑलरेड रॉशाउ इन दोनों ने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। और ये चीज़ समझ में भी आनी चाहिए कि अगर एटम का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वैलेंस शेल पे बढ़ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अगर वो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये बताइए कि अगर एटॉमिक रेडियस आपने बढ़ा दिया तो एटॉमिक रेडियस के बढ़ाते ही न्यूक्लियस से वैलेंस शेल जो है वो दूर चला जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि रेडियस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटेगी। तो इन दोनों ने ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक, रेडियस को जब बढ़ाते हैं तो उसके स्क्वायर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। अब इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन ऑलरेड रॉशाउ स्केल इट इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये 354, तो 354 इंटू जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है
जिसमें आपका यहाँ से हमें दिख भी रहा है कि ऑलरेडी रॉशाउ और जो है वो अगर आपको जेड इफेक्टिव पता है, जेड इफेक्टिव कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बाई स्लेटर्स रूल। और आपको अगर एटॉमिक रेडियस पता है तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रॉशाउ स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। और पॉलिंग स्केल और इस स्केल में जो रिलेशन है वो क्या है कि आपका जो पॉलिंग स्केल है XP, ये XAR प्लस 0.744 होता है। यानी ऑलरेडी रॉशाउ में अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल लिया तो हम उसमें 0.744 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से अपने को पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड करके जो है अगर क्वेश्चन आता है तो फाइंड करने के तरीके भी अलग अलग हैं। अगर आपको बॉन्ड एनर्जी दे दी जाए तो भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी जाए तो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। और अगर आपको जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस दिया जाए तो भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हो। तो 3 तरीके बताए जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को फाइंड किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें, यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप चैट सेक्शन में इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वो है आपका जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी जब बढ़ जाएगी तो उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो पहला फैक्टर है जिसपे जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है वो है आपका जेड इफेक्टिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का तरीका भी आपने सीखा था, जिसमें हमने स्लेटर्स रूल पढ़ा था, और स्लेटर्स रूल से हम लोग जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो जिस एटम का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव के बढ़ते ही वैलेंस शेल पे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, और उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। सेकंड जो फैक्टर है वो है शेल नंबर। अभी आप खुद से बताओ कि शेल नंबर अगर बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि साफ साफ फॉर्मूले से दिख रहा है कि एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ाएंगे तो इसके स्क्वायर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। यानी कि एटॉमिक रेडियस को अगर डबल कर दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 गुना कम हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस अगर ट्रिपल कर दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 9 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, तो यहां से हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम लोग शेल नंबर को बढ़ाएंगे तो शेल नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो तो घटेगी ही। तो यहाँ पे जो सेकंड फैक्टर है, ठीक, तो सेकंड फैक्टर जो है वो है आपका शेल नंबर। तो शेल नंबर, तो शेल नंबर जो है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर। अगर हम लोग शेल नंबर बढ़ाएंगे, शेल्स की संख्या बढ़ा देंगे तो शेल नंबर के बढ़ते ही रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस से बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घटेगा। ठीक, इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है शील्डिंग कांस्टेंट। तो शील्डिंग कांस्टेंट जब बढ़ेगा, सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो सिग्मा जब बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, घटता है, और अगर जेड इफेक्टिव घट गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक,
यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर है आपका वो है शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक। तो शील्डिंग कांस्टेंट, तो शील्डिंग कांस्टेंट जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला जो है हमें पता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा भी है कि जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ते ही जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। और अगर जेड इफेक्टिव घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगा। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है, अब देखो फोर्थ फैक्टर इसमें क्या है, ठीक। इसमें अगर कोई डाउट हो तो उसको आप डाउट को स्पेसिफाई करके पूछो, ठीक, तो ज़्यादा सही होगा। इसमें अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ में डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घट जाएगा। फोर्थ फैक्टर जो है ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो घटेगा, ठीक। जो फोर्थ फैक्टर है वो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से उस एटम की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अगर बढ़ जाएगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इसमें मैं बोलता हूँ आपसे कि एक आपका Fe2+ है और एक एटम आपका Fe3+ है, ठीक। दोनों एटम जो है वो आयरन के। अब आयरन 2+ और आयरन 3+ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है, ठीक। तो दोनों ही आयरन है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको बताना है तो एक पे चार्ज 2+ का है और दूसरे पे चार्ज कितना है, 3+ का है। तो 2+ और इस पे चार्ज जो है वो 3+। तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस एटम पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो उसका जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो Fe2+, Fe3+ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो कौन सा है, आपका Fe3+। इसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि ये बताओ चीज़ है Mn2+, Mn4+ और Mn7+, ठीक। Mn2+, Mn4+ और Mn7+, इन तीनों में आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है, तो Mn2+, Mn4+ और Mn7+। तो एक पे चार्ज 2+ का है, एक पे चार्ज 4+ का है और एक पे चार्ज कितने का है, 7+ का है। तो जिस एलिमेंट पे या जिस एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा, ठीक, तो अगर उस पर प्लस चार्ज बढ़ा दोगे तो प्लस चार्ज बढ़ते ही अपने वैलेंस शेल को वो मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक। और अगर कोई बॉन्ड बना है तो बॉन्ड तो वैलेंस शेल से ही बनता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जब टेंडेंसी उसकी बढ़ गई तो उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि Mn2+, Mn4+, Mn7+, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, Mn7+, ठीक ना, वेरी गुड, ठीक ना, सही आंसर है। अच्छा, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आराम से बताना सोच समझ के, कि एक मैंने मॉलिक्यूल दिया आपको CO और एक मॉलिक्यूल दिया मैंने CO2, ठीक ना, CO एंड CO2, ठीक। CO और CO2 में दोनों में कार्बन, सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। दोनों में कौन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ये आपको बतानी है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि CO और CO2 में जो कार्बन है तो दोनों में ही कार्बन है, ठीक, लेकिन उन दोनों कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं वो अलग अलग। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, ठीक, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4+। तो यहाँ पे कार्बन 2+ में है जबकि यहाँ कार्बन किस में है, 4+ में। और आपने अभी भी सीखा
कि किसी भी एटम पे अगर प्लस चार्ज बढ़ता है तो प्लस चार्ज बढ़ते ही वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मोर स्ट्रांगली जब वो अट्रैक्ट करेगा तो यानी कि जब वो बॉन्ड बनाएगा, जैसे कोई भी बॉन्ड जो बनता है ए बी, ठीक, तो बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग होती है। और इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय के लिए ए के पास रहेंगे और कम समय के लिए किसके पास रहेंगे, बी के पास रहेंगे। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, है ना, बहुत सिंपल सा है। इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से? एक पॉलिंग स्केल, दूसरा कौन सा बताया, ऑल्रेड-रॉसहाउ स्केल, तीसरा कौन सा बताया आपको, मुलिकन स्केल। इस पे कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे। इसके अलावा जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टॉपिक अलग से लिखा हुआ है और उसमें कई सारे क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेंगे, ठीक, जिसमें किसी में जेड इफेक्टिव दिया है, आर दिया है, आपको ई एन निकालना है, या फिर आई ई दिया है, ई ए दिया है, आपको ई एन निकालना है। तो उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ये और प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, उस फॉर्मूले को उस पर अप्लाई करना है। अब वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो CO और CO2 में जो कार्बन है, यहाँ कार्बन 4+ में है, इस कारण से CO2 में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी एज कंपेयर टू CO, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है, 4+, तो ये मोर स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है, लोगों का जो आंसर है वो सही है। CO2 आंसर कुछ लोगों ने दिया है, सही दिया है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, ठीक। चलो इसमें बताओ, इसमें यहाँ पे CrO3 और Cr2O3 दो ऑक्साइड दिए मैंने, CrO3 और Cr2O3, इन दोनों में कौन से क्रोमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी? किसी ने पूछा सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जब सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड मान ले और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर माइनस चार्ज दे दें और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर प्लस चार्ज दे दें। तो ऐसे केस में जो हाइपोथेटिकल चार्ज किसी एटम पे अपीयर होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। इसको समझने के लिए इस तरह समझो आप कि जैसे मान लो, अब मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, निकालते कैसे। कार्बन पे X मान लो, क्या मान लो, जैसे कार्बन पे जो चार्ज है या जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X मान लो, ठीक। कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, या ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो कितना होता है, -2। नाइट्रोजन पे क्या मानते हैं, -3। हैलोजेंस पे क्या मानते हैं, जैसे फ्लोरीन पे क्या मानेंगे, -1 F-, ठीक। हाइड्रोजन पे क्या मानेंगे, -1। तो यहाँ पे इस पे X मान लिया। अच्छा, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2, तो 2 पे कितना हो जाएगा, -4। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। भाई CO2 पे ओवरऑल चार्ज कुछ है नहीं, ओवरऑल चार्ज 0 है। वही आपको अगर मान लो सल्फेट होता है SO4 2-, तो सल्फेट पे चार्ज कितना था, 2-। कार्बोनेट पे चार्ज कितना था, 2-। नाइट्रेट पे चार्ज कितना था, -1। लेकिन CO2 पे चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पे हम लोग जो CO2 है तो कार्बन पे X मान लिया। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितने का, -2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। भाई सब एटम पे चार्ज को जोड़ दो और चार्ज जोड़ के ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो X - 4 = 0, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4 आ जाएगी। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है, जो कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट होगा, उसमें आपको ये अगेन बताया जाएगा। तो उसको मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे CrO3 Cr2O3, तो यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज कितने का होगा भाई, कैलकुलेट करो, जिसने पूछा है मेरे से ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो CrO3 है तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा, +6। भाई इसमें X मान लो, तो X + -3 × 2 = 0 आना चाहिए। तो X = यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, ठीक। और यहाँ पे पास Cr2O3, तो Cr2O3 में यहाँ पे इस पे X मान लें, तो X जो है, अब यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम है ना, एक क्रोमियम पे X माना है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2X। तो इसमें जो है आपके पास 2X प्लस, ठीक। एक ऑक्सीजन पे -2 × 3, तो यहाँ पे 2X - 6, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो यहाँ से X की वैल्यू जो है ये कितनी आ जाएगी, +3। तो यहाँ पे अपने पास X = आपको +3 मिल जाएगा। तो X जो है वो +3 मिल गया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्रोमियम +6 में है,
जबकि यहाँ जो क्रोमियम है वो किस में है, +3 में है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए Cr2O3 और CrO3 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो क्रोमियम है वो आपका कौन सा है, CrO3 का। तो इसमें लगभग सबके आंसर सही आया है। कुछ लोगों ने Cr2O3 भी दिया है, तो Cr2O3 गलत है, शायद ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं निकाल पाए। Cr2O3 जो है उसमें क्रोमियम +3 में है। भाई अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपने ये तो पढ़ा ही है कि इसको इधर कर दें और इसको क्रॉस करते हैं ना। जैसे अगर बोलूँ आपसे एक क्वेश्चन और दूँ, कुछ बेसिक चीज़ें समझ याद पता होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ CaCl2, तो CaCl2 में कैल्शियम पे चार्ज कितना है, 2+। कैसे है भाई, इस वाले को इस पे रख देते हैं, इस वाले को इस पे, तो इस पे 2+ और इसको इस पे, तो क्लोरीन पे -1 क्रॉस कर देते हैं ना इस तरह से। ये 8वीं 9वीं में आपने पढ़ाई है, इसको इस तरह से हम लोग क्रॉस किया करते हैं, ठीक, चार्ज बताने के लिए। जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे AlF3, तो AlF3 में एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, तो इस 3 को इसके ऊपर रख देना है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज 3+ का और फ्लोरीन पे चार्ज -1 का। तो इस तरह से क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। और जो लास्ट फैक्टर है 5, तो 5 फैक्टर ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये परसेंटेज S कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक। तो 5th फैक्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला फैक्टर क्या था आपका, Z इफेक्टिव। अगर किसी एटम पे आपने Z इफेक्टिव को निकाला और Z इफेक्टिव उस पर ज़्यादा मिल गया, Z इफेक्टिव कैसे निकालोगे, तो आपको याद होगा एक रूल पढ़ा था आपने, स्लेटर्स रूल। तो स्लेटर्स रूल से Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो Z इफेक्टिव अगर निकालेंगे, Z इफेक्टिव अगर हाई होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो घट जाएगी। ये सब हम कैसे निकालेंगे, स्लेटर रूल से। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। 5वां जो फैक्टर है ये है परसेंटेज S कैरेक्टर। तो देखो ये क्या चीज है, परसेंटेज S कैरेक्टर। तो 5th जो फैक्टर है ये है परसेंटेज S कैरेक्टर। अब परसेंटेज S कैरेक्टर को समझाने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि अगले चैप्टर यानी केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ये माना जाता है कि जैसे कोई एटम A है, ठीक, जब ये कोई बॉन्ड बनाता है, A जब B के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा, ठीक, तो होता क्या है, यहाँ पे एक फिनोमेना होता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि A जो है, एक जो एटम A था आपका, ठीक, A के वैलेंस शेल में, A का मान लो ये वैलेंस शेल है, भाई जो बॉन्डिंग होती है केमिकल बॉन्डिंग ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होती है, ठीक। तो ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के अंदर सब शेल्स होंगे, ठीक है। वैलेंस शेल के अंदर क्या होंगे, सब शेल्स। सब शेल्स क्या क्या हो सकते हैं, S, P, D और F, इस तरह से सब शेल्स होंगे। और सब शेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ऑर्बिटल्स। तो S के अंदर 1 ऑर्बिटल होगा, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होगा, D के अंदर जो है वो कितने ऑर्बिटल होंगे, तो D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। तो S के अंदर 1 ऑर्बिटल होगा, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे और D के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे। इसी तरह से F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो अगले चैप्टर का एक पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, 2-3 लेक्चर चलता है। इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया जाता है, यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ उसका, कि एटम A जब बॉन्ड बनाता है, ठीक, जब B के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने से पहले वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, आपस में ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक। भाई हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड मतलब क्या हुआ, मिक्सिंग, मिक्सचर, ठीक। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स है ये आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स ये फॉर्म करते हैं। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, जैसे मान लो सिर्फ S और P के ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हुए, क्योंकि भाई कुछ फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड से इसको बनाने हैं, तो मान लो S और P के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, तो S का कितना ऑर्बिटल मिक्स हुआ, 1, और P के कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए, 3, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4।
तो 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो गए, और 4 ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने मिक्स होंगे उतने नए बन जाएंगे, और इन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनको बोलते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर। इनका नाम पड़ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे मान लो एक s और 3 p मिक्स हो गए, ठीक ना, वैलेंस शेल का एक s ऑर्बिटल, s का शेप कैसा था? स्फेरिकल, और 3 p ऑर्बिटल, एक px था, एक py था, एक pz था। टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल्स हो गए। ये 4 मान लो आपस में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद इनका वजूद खत्म हो जाता है, ठीक है। मिक्स होने के बाद इनका वजूद क्या हुआ? खत्म हो गया। मिक्स होने के बाद जितने मिक्स हुए थे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, फॉर्म होंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 मिक्स हुए तो 4 नए बनेंगे। इस एटम के चारों तरफ 4 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, और उनको क्या नाम दिया जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनमें s का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। भाई s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है मिक्सिंग ने, p ने भी पार्टिसिपेट किया है, d ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो s p d इन सब ने मिक्सिंग में क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। तो जब इन्होंने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कुछ परसेंटेज s कैरेक्टर आ जाएगा, कुछ परसेंटेज p कैरेक्टर आ जाएगा, और कुछ परसेंटेज d कैरेक्टर भी उसमें आ जाएगा। तो देखो, इसमें फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। अब ये कुछ नई नई चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीजें हैं। अभी तक ये चीजें पहले से रिलेट हो रही थी, अब नई चीजें हैं। हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपके पास देखो 4 ऑर्बिटल्स अगर मिक्स हो रहे हैं तो कितने बनेंगे? 4। होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो थ्योरी है उसमें ये बताया जाता है कि वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं। आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स या मिक्स हो जाते हैं। बॉन्ड बनाने से पहले ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, इनमें कुछ परसेंटेज s कैरेक्टर होगा क्योंकि s ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ परसेंटेज p कैरेक्टर होगा और कुछ परसेंटेज d कैरेक्टर होगा। s कैरेक्टर को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो s कैरेक्टर को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये होता है कि परसेंटेज s इक्वल टू, अब कैलकुलेट जो करना है वो आपका अगले चैप्टर का है, ये आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो परसेंटेज s कैरेक्टर जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स, ठीक ना, जो कि मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन मिक्सिंग, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह से जो परसेंटेज p कैरेक्टर होता है ये आपका होगा नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन मिक्सिंग डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। और सेम रीजन से जो परसेंटेज d कैरेक्टर होगा ये भी आपका नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से परसेंटेज s कैरेक्टर निकाल लेते हैं। अब ये बताओ s p d और f में न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन है? अब काम की चीज यहां से शुरू हो रही है। s p d f में न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन सा है? s ऑर्बिटल है। तो यहां पे देखो, ये जो टॉपिक है, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो ये जो टॉपिक है आपका ये केमिकल बॉन्डिंग का है, ठीक ना। केमिकल बॉन्डिंग में ये फिर से रिपीट होगा यहाँ पे क्योंकि इसका यूज था तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। s p d f में न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक ऑर्बिटल है वो है s ऑर्बिटल, ठीक। अब होता क्या है, क्योंकि s सबसे नजदीक है तो s पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो सिंस s ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, ठीक ना, मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है या ज्यादा नजदीक है। देयरफॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर परसेंटेज s कैरेक्टर, तो मोर परसेंटेज s कैरेक्टर हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक।
ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है ना, ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s का कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक। तो होता क्या है कि sp-d-f में न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, s है, ठीक है। किसी ने सही आंसर दिया, s है। तो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक जो ऑर्बिटल है आपका वो कौन सा है, s है। तो ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें s का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक, उसका न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस से जब क्लोजनेस बढ़ जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, और उस ऑर्बिटल की या उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म करते हैं। आपने 5 फैक्टर देखे जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था जेड इफेक्टिव। अगर आपको 4 एटम दे दिए जाए और 4 एटम दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है और जेड इफेक्टिव की वैल्यू दिया हुआ है, तो जिस एटम के लिए जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। इसके बाद सेकंड फैक्टर आपने देखा शेल नंबर। अगर शेल नंबर बढ़ाएंगे तो शेल नंबर के बढ़ते ही न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल है वो दूर चला जाएगा, और जब न्यूक्लियस से वैलेंस शेल दूर चला गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी। तीसरा जो फैक्टर आपने पढ़ा, तो तीसरा फैक्टर क्या था आपका, शील्डिंग कांस्टेंट। अगर इनर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अच्छे से शील्ड कर रहे हैं, ठीक ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इनर इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल को बहुत ही अच्छे से शील्ड कर रहे हैं तो वैलेंस शेल पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो कम हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है भाई जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा बढ़ेगा जेड इफेक्टिव घटेगा, जेड इफेक्टिव घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगा। चौथा फैक्टर आपने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एटम सेम है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो जाएगी। जिस एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू हाई होगी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। और आखिरी फैक्टर आपने देखा परसेंटेज एस कैरेक्टर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, जिसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। जिस एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर किसी एटम में ज़्यादा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर के ज़्यादा होने से क्या होता है कि उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ जाती है, क्योंकि एस जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, और इस कारण से वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को सबसे इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये जो मैंने आज बताया इसको एक बार जरूर रिवाइज करके आना, नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, ऑक्साइड्स के नेचर कैसे डिसाइड करना है, और इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।